क्लास 12th। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे आपके एनसीईआरटी के, और कूलाम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ कूलाम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम अब आज के लेक्चर में फिर से करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी समझा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मींस मल्टीपल फोर्सेस जब एक्ट हो, यानी कि मल्टीपल चार्जेस हों, तो मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कि टोटल फोर्स कितना लगेगा अगर कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। तो अब हम आज के लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस और लेने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी से अलग हैं कुछ, ठीक है। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance 50 centimeter, and a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with sphere A and then with sphere B and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो क्वेश्चन ऐसा है कि दो स्फीयर्स हैं कॉपर के, सेम साइज़ के स्फीयर्स हैं, और कैसे स्फीयर्स हैं? आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स हैं। आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स हैं, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव हैं। दोनों सेम साइज़ के हैं, ए और बी स्फीयर्स। अब उनके बीच में जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है एट दिस टाइम, तो अब कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा अगर एक थर्ड स्फीयर भी, ठीक है, एक और थर्ड स्फीयर है, वो सेम साइज़ का है लेकिन वो अनचार्ज है। उसको पहले आप डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर के आते हैं स्फीयर ए के साथ, और फिर उसके बाद में स्फीयर बी के पास, और फिर फाइनली उसको हटा देते हैं आप। तो अब इन दोनों स्फीयर्स के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो लेट्स चेक। सपोज ये दो स्फीयर्स हैं आपके, ए और बी स्फीयर्स हैं जो गिवन है आपको, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन था कि 50 सेंटीमीटर है इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज़ 50 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए हम सपोज करते हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है कि टू आइडेंटिकली चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स। आइडेंटिकली चार्ज मतलब दोनों पर सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, और दोनों पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि सेम तरह का चार्ज है, ठीक है, लाइक चार्जेस है इट मीन्स। तो हम सपोज कर लेते हैं कि +Q चार्ज है दोनों स्फीयर्स पर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कितना फोर्स अप्लाई होगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी नो दैट F = 1/4πε0 होता है। हम उसको थोड़ी देर के लिए K मान लेते हैं। Q1 Q2 यानी कि हो जाएगा Q² अपॉन ये 50 सेंटीमीटर है, आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करके। पहले डिवाइड बाय 100 करेंगे आप तो ये होता है 0.5 स्क्वायर। फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ का 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। 1/4πε0 को हम डायरेक्टली K लिख देते हैं कांस्टेंट, एंड Q1 Q2 दैट इज Q × Q, Q² डिवाइडेड बाय R²। R की मतलब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो कि 50 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 100 करेंगे आप तो 0.5 स्क्वायर। ये इस टाइम पर होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब एक तीसरा स्फीयर कैसा स्फीयर है? सेम साइज़ का स्फीयर है, लेकिन वो कैसा है? अनचार्ज है, ठीक है ना। अब वो अनचार्ज स्फीयर को अगर आप स्फीयर ए के पास में लेकर आएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि अगर आप किसी चार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी अनचार्ज बॉडी को लेकर के आते हैं तो चार्ज का क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाती है? सेम चार्ज से चार्ज हो जाती है। इसका मतलब अगर आप एक तीसरा स्फीयर लेकर के आ रहे हैं ए के कांटेक्ट में, तो सपोज एक वो स्फीयर कैसा स्फीयर है? वो स्फीयर है सपोज सी, सेम साइज़ का स्फीयर है ना। अब पहले आप इसको ए के कांटेक्ट में लेके आए तो चार्ज कितना हो जाएगा अब सी के ऊपर और ए के ऊपर? ए पर अभी चार्ज था Q, है ना। हमने आपको क्या बताया था, क्या समझाया था कि चार्ज क्या होगा? फ्लो होगा किधर से किधर की तरफ? जो चार्ज बॉडी है उससे अनचार्ज बॉडी की तरफ, और वो फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर सेम चार्ज नहीं हो जाता है ना। हमने एग्जांपल देकर के समझाया था, एक पूरी फुल्ली फिल्ड लिक्विड से भरी हुई एक टैंक है और एक ब्लैंक है, लिक्विड से ब्लैंक टैंक है, ठीक है, वो दोनों कनेक्टेड हैं टैंक। तो इस टैंक से ए से बी में वाटर फ्लो होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों में लेवल एक जैसा नहीं हो जाता। सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है यहाँ पर भी, ठीक है। अगर एक चार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आप अनचार्ज बॉडी को लेकर के आएंगे तो चार्ज फ्लो होता रहेगा उस अनचार्ज बॉडी में। कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों पर सेम चार्ज नहीं हो जाता। तो यानी कि अब इस केस में सी बॉडी पर कितना चार्ज हो गया? Q/2, और ए बॉडी पर कितना चार्ज हो गया? Q/2, आधा आधा चार्ज हो गया, ठीक। अब ये फर्स्ट केस की बात करी हमने। फर्स्ट केस में ऐसा हो जाएगा जब आप बॉडी सी को यानी स्फीयर सी को ए के डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर के आएंगे। अब आप इसी स्फीयर को सी को
बी के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर लेकर के आते हैं, सेकंड केस हम देखें तो बी पर अभी कितना चार्ज है Q, सी पर कितना चार्ज है अभी Q/2, यानी सी पर कम है चार्ज बी से। अगेन बी से सी की तरफ चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों पर सेम चार्ज नहीं हो जाता। अब इस केस में सी पर और कितना चार्ज आ जाएगा बी में से, अभी तो Q/2 है यानी हाफ है बी से। अब कितना चार्ज आ जाएगा सी के ऊपर बी में से, सी पर अभी जो चार्ज है वो बी का हाफ है, ठीक है। दोनों का टोटल चार्ज मिला के अगर देखा जाए तो Q + Q/2 यानी कितना होता है 3Q/2, है ना। बी पर कितना चार्ज है Q, सी पर कितना चार्ज है Q/2, Q + Q/2 दैट इज़ 3Q/2। ये जो 3Q/2 चार्ज है इसका आधा आधा कर दीजिए, अब इक्वल हो जाता है चार्ज। 3Q/2 का हाफ मतलब 3Q/4, सही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें कि बी पर 100 कूलम चार्ज है तो सी पे कितना कूलम है 50 कूलम, बी पर 100 कूलम है सी पे 50 कूलम है ना। तो अब दोनों पे इक्वल होना है, मतलब कितना चार्ज हो जाएगा दोनों पर 75, ठीक है, 75 हो जाएगा। ओके, तो कितना चार्ज इंक्रीज़ हुआ, सी पर पहले था 50, अब कितना हो गया 75, मतलब 50% चार्ज क्या हो गया और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मतलब Q/2 था पहले, अब Q/2 का 50% यानी कि Q/4, तो Q/2 + Q/4 कितना हुआ 3Q/4। अगर आप सॉल्व करके देखें तो नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर से आ जाइए आप फर्स्ट केस पे। ए पर था चार्ज Q, सी पे कोई चार्ज नहीं था, सी को ए के डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आया, चार्ज आधा आधा हो गया, हाफ। सी पे आ गया हाफ यानी Q/2, ए पे है हाफ अब Q/2। सी को ए से हटा के अब बी के डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आए, बी पर अभी चार्ज है Q, सी पर है Q/2, Q + Q/2 मतलब टोटल कितना चार्ज हुआ 3Q/2। इस 3Q/2 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है अब, क्योंकि बी और सी दोनों पे आधा आधा हो जाएगा चार्ज 50-50। 3Q/2 का हाफ यानी 3Q/4। तो अब इस सी वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है 3Q/4 और बी वाले स्फीयर पर भी कितना चार्ज है 3Q/4, ठीक है। अब इस सी स्फीयर को हटा लिया गया, बी पे से भी हटा लिया गया, है ना। अब बी पर कितना चार्ज बचा 3Q/4 और ए पर कितना बचा Q/2। अब इस केस में इन दोनों के बीच में, स्फीयर्स के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, स्फीयर जहाँ थे वहीं रखें, स्फीयर्स को अपनी जगह से नहीं हटाया गया, तो डिस्टेंस अभी भी उतना ही है 50 सेंटीमीटर। नाउ अब ये हमने F1 लिया था फोर्स कि सी को कांटेक्ट में लाने के पहले जितना फोर्स था, अब सी को कांटेक्ट में लाने के बाद कितना फोर्स बचा K। अब इन दोनों के चार्जेस की वैल्यू कितनी है Q/2, ए पर है चार्ज और बी पर है चार्ज 3Q/4, Q1 Q2/r² यानी वही 0.5 होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम कि इसकी वैल्यू कितनी आती है 3/4 × 8 K Q² / 0.5 स्क्वायर यानी 3/8 ऑफ F1। यानी अब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो प्रीवियस जितना फोर्स था उसका 3/8 होगा। समझ में आया आपको, ये हमने कैलकुलेट किया उसको, ठीक है। यू कैन सी द कैलकुलेशन, ठीक है। F2 कितना हुआ 3/8 ऑफ F1। समझ में आ गया होगा आपको। आई थिंक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कैसे सॉल्व हुआ है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, इसमें आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें कि दो सर्कल्स हैं। इन दो सर्कल्स की रेडियस है कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, इनर सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। देयर आर सो मेनी चार्जेस आर देयर इन ऑन दीज सर्कल्स। अब जिसमें ये है +4Q, ये +4Q इस डायमीटर पे जो है, इस डायमीटर पर -Q, इस डायमीटर पर -Q, -2Q, और इनर जो सर्कल है ये इस डायमीटर पर -7Q, इस डायमीटर पर है +Q और +Q। सेंटर पर एक चार्ज है -Q। यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल चार्ज -Q। इस -Q पर नेट फोर्स कितना, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है ये आपको फाइंड करना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस, ठीक है। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं इस बारे में, ठीक है। मीन्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है।
क्वेश्चन को देख करके आप ये मत सोचिए कि वो बहुत ज़्यादा कहाँ से कौन कौन से फोर्सेस निकालेंगे, यहाँ पर तो कई सारे चार्जेस हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, आपको फाइंड कहाँ करना है, सेंटर पर फाइंड करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है ना। हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा कि जो टोटल फोर्स होगा किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जितना लग रहा है वो क्या होगा, बाकी सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम होता है, वेक्टर सम होता है, सॉरी क्या होता है, वेक्टर सम होता है। बट पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि होने क्या वाला है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि उनकी पोलैरिटी का मतलब है प्लस और माइनस का देखना होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है पहले हमें वो फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम फाइंड करते हैं। हम इन पॉइंट्स को अगर आप चाहें तो कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दिया है कि ए और बी। ये जो ए और बी पे दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, सेम इनका मैग्नीट्यूड है, +4q +4q। ये दोनों चार्जेस की डिस्टेंस भी सेंटर से सेम है ना, डिस्टेंसेस भी सेम है और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। और ये दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, लेकिन सेंटर पे जो चार्ज रखा है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ए और ओ के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये जो +4q चार्ज है इसको ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, +4q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ए पॉइंट से ओ पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी OA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे ही इधर से बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है +4q वो इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, OB। और ये जो OA और OB डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि देखिए फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, R की वैल्यू सेम है, Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, R की वैल्यू सेम है, ठीक है। और फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है जो लग रहे हैं, अपोजिट है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी कि A और B इस O पर जो फोर्सेस लगाएंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, है ना, कैंसल आउट हो गए ये दोनों फोर्सेस। तो इन दोनों फोर्सेस को तो हटा ही दीजिए क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, कैंसल, क्योंकि ये B इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, A ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो A और B का रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। वैसे ये देखिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं D। C और D पर जो चार्जेस हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, -2q। सेंटर पर चार्ज है -q, यानी कि चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस है, तो अब रिपल्शन फोर्स लगेगा। रिपल्शन फोर्स लगेगा इसका मतलब कि ये C O पर C से O की तरफ एक फोर्स लगाएगा, यानी रिपल करेगा उसको, तो CO की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, है ना। वैसे ही DO की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स है ना, यानी इसको D उस तरफ पुश करेगा, CO को इस तरफ पुश करेगा। दो फोर्सेस ऐसे एक दूसरे की तरफ ऐसे पुश करेंगे, है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है, O से, OC और OD की डिस्टेंस सेम है। O और C पर जो पॉइंट चार्ज रखे हैं, O और D पर जो पॉइंट चार्जेस रखे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो यानी कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, यानी OC और OD ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। D भी रिपल्शन फोर्स लगाएगा, C भी रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन हो गई DO CO, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब कौन से चार्जेस हैं, ये मान लीजिए ये पॉइंट है आपका E, ये पॉइंट है आपका F। तो देखिए E और F पर भी सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, O पर नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन होगी OE और इधर से होगी OF। OE और OF एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये दोनों फोर्सेस ये भी हट गए। वैसे कि वैसे ही ये G और H मान लिया हमने -7q, इन दोनों की डिस्टेंस भी सेम है O से, मैग्नीट्यूड भी सेम है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, है ना। ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बचा, सिर्फ एक चार्ज जो यहाँ पे रखा हुआ है, P मान लेते हैं हम इस पॉइंट को, +2q, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं गिवन है आपको, है ना। ये OP की डिस्टेंस क्या है, r, इनर सर्कल की रेडियस है r जो आपको गिवन है। OP यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे इधर कोई दूसरा चार्ज नहीं गिवन है, बाकी सारे चार्जेस देखिए पेयर में हैं, AB देखिए, CD को देखिए, EF को देखिए, GH को भी देखिए। दो चार्जेस और बचे रह गए थे, GH IJ मान लेते हैं इनको, I और J,
ये देखिए -2q, इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम है, सेंटर से डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जो सेंटर पे लगाएंगे ये फोर्स, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, दोनों लगाएंगे रिपल्शन फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी सिर्फ एक चार्ज ऐसा बचा जिसके अपोजिट में कोई दूसरा चार्ज नहीं रखा है ना, वो ये है +2q। ठीक है, क्योंकि O से P की डिस्टेंस है स्मॉलर, O से इस स्मॉलर डिस्टेंस पे इसके जस्ट अपोजिट कोई दूसरा चार्ज नहीं है कि जो इससे फोर्स वो वाला फोर्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो चलिए आगे आपका आंसर कितना सिंपल था, नेट फोर्स। मतलब इस डायग्राम में सिर्फ आपको देखना था, है ना, कि कौन कौन से फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। बस कैंसिल आउट कर दिया सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को, केवल एक चार्ज लगा रहा है, यानी कि फोर्स अब नेट फोर्स ऑन सेंटर O इज इक्वल टू, कितना फोर्स लगेगा वो, 1/4πε0। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है +2q और सेंटर पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है -q अपॉन डिस्टेंस है स्मॉल r स्क्वायर। यानी कि ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट 1/4πε0। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आपको नहीं दी हुई है तो आप k ले लीजिएगा, है ना। ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि ये एयर में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, या कोई मीडियम आपको नहीं दिया हो, तो आप डायरेक्ट k लिखा कीजिए, k यानी कि कांस्टेंट 1/4πε0 एप्सिलॉन r। एयर या वैक्यूम है तो फिर 1/4πε0 रखते हैं, 9 × 10⁹ जिसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप सिंपली k लिख दिया कीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आई -k 2q² अपॉन r²। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल चार्ज, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज रिपीट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो इक्वल चार्जेस है, उनके बीच में सेंटर में एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q। A charge small q is placed at the center of line joining the two equal charges capital Q। दो इक्वल चार्जेस ऐसे कैपिटल Q, सपोज ऐसे हैं, ये दो कैपिटल Q इक्वल चार्जेस है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर में एक और चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q। सपोज वो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे स्मॉल q। सपोज ये दो पॉइंट है A B और ये है C। तो वी हैव टू शो दैट कि ये जो तीन चार्जेस का सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में होगा जब स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 हो। मतलब इस चार्ज की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का 1/4 हो, तो ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ऑब्वियसली इसमें क्या अप्लाई होने वाला है, कूलॉम्स लॉ अप्लाई होने वाला है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0 है। सो वी हैव टू शो दैट कि जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, लेकिन कब होगा, जब स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हम इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, इसमें फंडा क्या लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, उस सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी डिस्टेंसेस इन दोनों चार्जेस से कैसी सेम, क्योंकि सेंटर पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x, ठीक है। दोनों चार्जेस से इसकी डिस्टेंस x है। तो देखिए q तो ऑलरेडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि कैपिटल Q जो B पे रखा हुआ है, B से जो चार्ज लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है CQ पर, और A से जो फोर्स लगेगा CQ पर, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे होगी, ऑब्वियसली अपोजिट होगी। क्योंकि अगर आप ये कंफ्यूजन रखते हैं, सपोज ये दोनों बेसिकली सेम चार्जेस थे, तो ये दोनों अगर प्लस होते और अगर ये भी प्लस होता तो रिपल्शन फोर्स लगता, B रिपल्शन लगाता, A रिपल्शन लगाता, मैग्नीट्यूड सेम होता और एक दूसरे के अपोजिट फोर्स होता। अगर ये स्मॉल q नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन फोर्स लगता, A जितना अट्रैक्शन फोर्स लगाता C पे, B भी उतने अट्रैक्शन फोर्स लगाता C पे। यानी उस केस में भी फोर्स का डायरेक्शन क्या होता, से अपोजिट होता, और मैग्नीट्यूड क्या होता, सेम। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते तो स्मॉल q कैसा होता, इक्विलिब्रियम में होता। तो स्मॉल q ऑलरेडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, उसे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। हमें किसको चेक करना है, A या B में से किसी एक को चेक करना है कि ये A या B में से कोई एक इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, है। तो इक्विलिब्रियम में होगा तो फोर्सेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप जब अपना इसका सोल्यूशन लिखें, इसका आंसर लिखें, तो ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि स्मॉल q सेंटर पे रखा हुआ है, स्मॉल q की डिस्टेंस A और B से सेम है, तो जो फोर्सेस लगेंगे A और B से वो इक्वल और अपोजिट होंगे, इसलिए स्मॉल q कैसा होगा, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होगा। हम यहाँ से लिख देते हैं, सिंस स्मॉल q इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A and B, therefore small q is already in equilibrium, ठीक है। वो तो इक्विलिब्रियम में हो गई क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है।
लेकिन अब ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में है, ए और बी भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे हैं, इक्वल फोर्सेस है, मतलब फोर्सेस का सम क्या है, 0 है। तो आप कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, ए पे रखे हुए चार्ज को ले लीजिए या बी पे रखे हुए चार्ज को ले लीजिए, ठीक है। उसके लिए हम ये लिखेंगे, उसके लिए हम टोटल फोर्स फाइंड करेंगे, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू एट ए या बी में से कोई भी एक ले लीजिए, जैसे हमने बी ले लिया, बी के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसका सम भी क्या है, 0 है, उसका सम क्या होगा, 0, क्योंकि सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में लग रहा है। तो बी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लगा रहा है फोर्स ए और दूसरा लगा रहा है फोर्स सी, दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, बी पर। मतलब कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो फोर्स लग रहा है बी सी और दूसरा फोर्स लग रहा है बी, इन दोनों का सम क्या है, 0 है, बी सी और बी ए, दो फोर्स लग रहे हैं। ये हमने इसका मीनिंग बताया था ना, F12 का मीनिंग क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो फोर्स एक्टिंग एट चार्ज B ड्यू टू C, फोर्स एक्टिंग एट चार्ज B ड्यू टू A, ठीक है। तो B पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो C पे जो रखा हुआ चार्ज लगा है और एक A पे रखा हुआ चार्ज फोर्स लगा रहा है, इन दोनों फोर्सेस का सम क्या है, 0 है, नेट फोर्स 0 है, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब इन दोनों फोर्स की वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। FBC यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो होगा 1/4 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी ए यानी बी और ए के बीच में लगने वाला फोर्स है 1/4 q इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2x, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आप क्या क्वांटिटी कॉमन ले सकते हैं, आप क्वांटिटी कॉमन ले सकते हैं 1/4 कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, ये क्वांटिटी कॉमन रह जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर कि स्मॉल q एंड प्लस कैपिटल Q डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया था 4 इज इक्वल्स टू 0। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्मॉल q इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल Q बाय 4, ठीक है। वो उसको माइनस को मत देखिए, आपको क्या देखना है, मैग्नीट्यूड को देखना है, ठीक है। माइनस साइन क्या बताएगा कि वो जो स्मॉल q है वो अपोजिट चार्ज होगा, बस केवल कैपिटल Q से क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है, आपको क्या प्रूव करना था कि ये स्मॉल q जो चार्ज है इस कैपिटल Q चार्ज का क्या होगा, 1/4 होगा था, हैंसफुट आपने प्रूव कर दिया कि जो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन आपको। अब इसके बाद जो मैं आपको लेने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे तो हम कई सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, जितने क्वेश्चंस करो आप उतने कम हैं, ठीक है, करने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो उतने कम हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, ठीक है, और वो फिज़िक्स को बहुत ही ज़्यादा ऐसे लेते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, टफ है और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उनका रीज़न होता है, उसके पीछे का रीज़न होता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से कि स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उनको, उनका एक कंटेंट होता है उनके पास में, ठीक है। कई टीचर्स अपने नोट्स करवाते हैं, लिखवाते हैं, डेरिवेशन सॉल्व करवाते हैं, न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर उनके नोट्स को लिखते हैं, ठीक है, नोट्स बना करके रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो फिर क्या होता है कि कोचिंग में सर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, फिर आप वो नोट्स को लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो नोट्स बनाते नहीं लिखते हैं नोट्स, ओके, डेरिवेशन करवाए जाते हैं उनको, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। फिर एट दी एंड होता क्या है, स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, गाइड लेकर के आते हैं या कोई रेफरेंस बुक उठाते हैं, फिर उनके दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन होता है कि मैं NCERT की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, कि मैं प्रदीप की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, या फिर मैं ABC से फिजिक्स पढ़ूँ, या फिर मैं HC वर्मा से पढ़ूँ। देखिए मैं यहाँ पर आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ और आप उस बात को फॉलो कीजिएगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको 75% कम से कम लाने से कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में, मिनिमम आप 75% तो लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आप 100% फॉलो करते हैं तो आपको 90% से ऊपर भी मार्क्स आ सकते हैं फिजिक्स में, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही ईजी होता है। मैंने क्या कहा, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है बस केवल। अब आप ये 17 तरह की बुक्स पढ़ना बंद कर दीजिए, बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं वो सब पढ़ना बंद कर दीजिए। आप क्या कीजिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जितने नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो मैं आपको बनवा रहा हूँ, जितने डेरिवेशन, क्योंकि मैं आपको एक एक डेरिवेशन करवाता हूँ एंड हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरे कराए हुए जो डेरिवेशंस हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ डेरिवेशंस, पूरे सिस्टमेटिकली आप नोट्स बना के रखिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक,
आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आपको फॉलो करना है आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। अगर आप सिर्फ बोर्ड को फोकस कर रहे हैं तो, अगर आप सिर्फ केवल सीबीएसई बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, एमपी बोर्ड वाले अगर एमपी बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, सीबीएसई वाले अगर सीबीएसई को फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करें। और एमपी बोर्ड वाले जो आपकी बुक होती है नवबोध की या प्रबोध की बुक होती है, ठीक है ना, उसको फॉलो करें। उसके अलावा कहीं ना जाए, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई और बुक फॉलो करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सिर्फ मेरे नोट्स फॉलो कीजिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी देखिए। इसके अलावा कोई तीसरी बुक बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। सॉल्ड, अनसॉल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी अनसॉल्ड होगी या 5 ईयर्स के जो पेपर्स होंगे ये हम एट दी एंड सॉल्व कर पाएंगे। एट दी एंड मतलब जो आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा, सारे नोट्स होंगे आपके पास, आपने सारे चैप्टर्स के टेस्ट दिए हुए होंगे, आपके चैप्टर्स प्रिपेयर्ड होंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वो अनसॉल्व सॉल्व करोगे या 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। और वो बात है दिसंबर की, दिसंबर जैन में हम ऐसा करेंगे, ठीक। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अगर आपको सॉल्व करना है तो आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। और उसके अलावा मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस शीट में जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको पास होने से, अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बाकी सब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ही टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन होते हैं, 1000 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप एक एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने के लिए बैठ गए तो फिर तो आप साल भर तक सिर्फ एक ही चैप्टर पर अटके रह जाओगे, आपका पूरा सिलेबस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होया कीजिएगा। एक टॉपिक से रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको कि ये टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप उस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना आ गई, ठीक है, तो बस सब कुछ आ गया। तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको दे दी जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, उन क्वेश्चन में क्या वैल्यूज गिवन है वो देख लें, क्या वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद देखें कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो सकता है, फॉर्मूला अप्लाई करें, अपना आंसर निकालें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को बिल्कुल फोकस करके देखने की ज़रूरत होती है और ये सब कुछ हो जाता है प्रैक्टिस से, ठीक है। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से आती हैं। और मैंने कह रहा हूँ कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है चैप्टर में, ठीक है। आप न्यूमेरिकल आपसे बन रहे हैं, इसका मतलब चैप्टर आपको अच्छे से आ गया है सॉल्व करके, ठीक है। तो आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं खुद ही कराऊंगा आपको, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम चैप्टर एंड होने के बाद में भी करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सिलेबस खत्म होने के बाद में भी करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अगर ये सब कर लिया तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन आसानी से निकलती है। लेकिन हमें जो डेरिवेशन है उन पे भी ध्यान देना है। डेरिवेशन भी आते हैं मेरे एग्जामिनेशन में, डेरिवेशन आएंगे डेरिवेशन कम से कम 70% डेरिवेशन आते हैं, जितने टोटल डेरिवेशन से 70% डेरिवेशन बिल्कुल आएंगे। तो हमें हर एक डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से करना है, थ्योरी भी अच्छे से याद रखनी है, समझना है। फिजिक्स ऐसी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। अगर आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से, जैसे यही क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगर आपका एक दिमाग ये भी चल सकता था कि भी हमने बताया था आपको मल्टीपल चार्जेस वाला प्रिंसिपल, ठीक है, सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल, आप ये भी लगाते ए ए बी ए सी ए बी सी, इन तीनों का सम क्या होता है, फिर 0 होता है। लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाइए कि ए और बी, आप मैंने कहा ना फिजिक्स समझने वाली चीज़ होती है। स्मॉल क्यूब सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है ए और बी से, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, भले ही ये चार्ज इन दोनों का सेम चार्ज हो, लाइट चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो। दिमाग में वो कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर अपोजिट चार्ज है या लाइट चार्ज है, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। तो ऐसा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वैसे ही कैंसिल होगा वो फोर्सेस। सर्कल वाला जो इसके पहले हमने क्वेश्चन करा था उसमें भी देखा था, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ पे ए और बी जो क्यूपल फोर्स लगाएंगे वो ए से सी पे जो लगेगा बी से सी पे लगेगा, और वैसे ही क्या लगेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वो तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में रहेगा स्मॉल क्यू में। हमें तो ये देखना है कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो तो कहीं इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। वो कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब ए से बी पे सी से बी पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो, सेम, या फिर सी से ए पे और बी से ए पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो, सेम। तो कोई भी एक ले लीजिए आप, ए वाला या बी वाला चार्ज ले लीजिए, टोटल फोर्सेस पे जितना लग रहा है उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस वहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करते हैं जो गुलाम लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं। मैंने कहा ना बहुत सारे होते हैं, करते जाए तो फिर कोई कमी नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। मैं प्रैक्टिस शीट दूँगा, उस प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, उस प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका एक पूरा डाउट सेशन लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि है एक्चुअली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है वो देखिए जरा ध्यान से। मैंने कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जब चार्जेस यानी कि हम जब भी चार्ज की बात करते हैं, चार्जेस का मतलब है पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, जब भी ये पॉइंट चार्जेस किसी फील्ड में इस तरीके से कुछ क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको क्या कहते हैं आप, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नॉन यूनिफॉर्मली ये कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है ऐसे करके, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब, इसका एग्जांपल क्या है कि जब आपने किसी ऐसी बॉडी को चार्ज दिया है जिसका कोई डेफिनेट जैसे शेप नहीं है, कोई साइज़ नहीं है, डेफिनेट साइज़ नहीं है, शेप नहीं है, और वो जो एरिया है जहाँ पे ये चार्ज गिवन है वो क्या एरिया कैसा है, बहुत ही लार्ज एरिया है, लार्ज स्केल एरिया है, ठीक है, ऐसा लार्ज स्केल एरिया है, उस पर आपने चार्ज दिया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा आपका, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप में हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक डेफिनेट एरिया पर होगा, एक डेफिनेट शेप में, एक डेफिनेट एरिया पर होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप बोलोगे क्या, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पहला होता है आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब कंडक्टर जो आपका है, कंडक्टर मतलब जो आपका इंसुलेटर है जिस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो लीनियर है, जैसे कि ये पेन हो गया, ठीक है, या कोई रॉड हो गई, ठीक है, या कोई रोप हो गई, ओके, यानी कि जो आपका मटेरियल है वो कैसा है, लीनियर है, जैसे कि ये पेन लीनियर है, यानी इसकी जो विड्थ है वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर है ये ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, लीनियर ऑब्जेक्ट है। तो जब कोई चार्ज किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी इस पर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और सपोज प्लस क्यू चार्ज इस लीनियर चार्ज के ऊपर यानी लीनियर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और सपोज इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसी है, एल है, डेफिनेट लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमने कहा रॉड हो गई एक, इसकी लेंथ है एल, ठीक है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्यू चार्ज इस पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो इस चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से, यानी पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा उसको आप क्या बोलोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। और अगर ये चीज़ हम कोई बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए कर रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स में पढ़ा है क्लास 11th में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि कोई लीनियर ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है ना, अगर कोई बहुत ज़्यादा लेंथ का लीनियर ऑब्जेक्ट है, ये तो बहुत छोटा सा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा लेंथ का एक लीनियर ऑब्जेक्ट है और आपको पता करना है कि उस पर टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या पता करेंगे कि उसकी स्मॉल लेंथ पे कितना चार्ज है, और क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो उसके लिए कैलकुलस के टर्म में हम इसको कैसा भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट डी क्यू बाय डी एल, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। अब आप इनका दोनों साइड का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू डी एल, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया आपने लेंथ के रिस्पेक्ट में, है ना, लेंथ की लिमिट लगा कर, तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा उस लीनियर ऑब्जेक्ट पे कितना टोटल चार्ज है, ये कैलकुलस के टर्म में हमने निकाल लिया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया ना कि एक लीनियर ऑब्जेक्ट पर की यूनिट लेंथ पर जितना टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। कब, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, आपका लीनियर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, और उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आपने क्या किया हो, फाइंड किया हो। ये पहला टाइप हो गया आपका, जिसको कहा आपने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा टाइप होता है
एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा होता है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन या आप उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब चार्ज किसी पर्टिकुलर सरफेस पे क्या किया हो, डिस्ट्रीब्यूट किया हो। जैसा आप ये देख रहे हैं कि बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, इस वाइट बोर्ड पर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आपने कोई चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो चार्ज इस पूरे सरफेस पे इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। और जैसे ये पेन हो गया सपोज, अब ये पेन की जो विड्थ है इसकी लेंथ के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ रखती है, बट बहुत कम नहीं है ना। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। और सपोज़ ये ऑब्जेक्ट अगर होलो है, होलो है मतलब अंदर से कुछ नहीं है इस ऑब्जेक्ट में, होलो ऑब्जेक्ट है, ये सिलिंड्रिकल शेप आपको दिख रहा है। इसके सरफेस पे अगर आप कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर सरफेस पर हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जैसे रेक्टेंगुलर, और ये रेक्टेंगुलर था आपका बोर्ड, इस सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर स्क्वायर होता तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अगर एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, हम सॉलिड स्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं, होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर के सरफेस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो दैट विल आल्सो बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब इसमें जो किसी पर यूनिट एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसको आप बोलोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, दैट इज़ Q अपॉन A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको आप कहोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उस कैलकुलस की टर्म में इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, dQ अपॉन dA, और वी कैन राइट dQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA, ठीक है। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या हो, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, है ना। लीनियर था तो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ थी, बाकी और कुछ नहीं था। यानी कि लेंथ के साथ अगर विड्थ भी हो, ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ओके, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, उस पर चार्ज अगर कोई गिवन है तो आप उसको क्या बोलोगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा आप समझ गए होगे किसकी बात करने वाला हूँ अब मैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हम क्या लें, सपोज़ अगर यही सिलिंड्रिकल शेप का आपका ऑब्जेक्ट होता, लेकिन वो अंदर से होलो नहीं होता, वो कैसा होता, सॉलिड सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर है। तो अब इस केस में अगर आप चार्ज देंगे तो चार्ज सिर्फ सरफेस पर ही नहीं होगा, चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अब जो आपने एक्सेस चार्ज इसको गिवन दिया है तो वो जो चार्ज है इस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, मैंने कहा सॉलिड था ये सिलेंडर, है। वैसे ही अगर सॉलिड स्फीयर होता या कोन होता या कोई और शेप होता, क्यूबॉइड होता या क्यूब होता, तो ये सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इनमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, तो आप उसको क्या कहोगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय रो, ठीक है। रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हमने यहाँ लिखा है V फॉर वॉल्यूम, और वी कैन राइट रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV, या dQ इज इक्वल टू रो इंटू dV। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। बेसिकली 2 टाइप है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया कि लार्ज एरिया में, ठीक है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उनकी, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है कुछ, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन एक पर्टिकुलर शेप और साइज़ में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब अगर ऑब्जेक्ट लीनियर है, 2 डायमेंशनल मतलब अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, 2 डायमेंशनल है, यानी कि उसमें लेंथ और विड्थ है,
3 डायमेंशन का मतलब मैंने बताया, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है जिसमें कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट करता हो, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया या क्यूबॉइड हो गया, या और कोई भी शेप हो गया जिसमें क्या हो, वॉल्यूम हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा अभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो अब एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है आपके इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक बेसिकली मैंने आपको जो बताया वो था आपका कूलाम्स लॉ, है ना। कूलाम्स लॉ टॉपिक हमने फिनिश कर दिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम डेरिवेशंस करेंगे डिफरेंट केसेस में। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड थी। पहला चैप्टर था चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्जेस वाला पोर्शन आपने कर लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, ठीक है। थैंक यू।